जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आई है और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आज का टॉपिक वाक्य है। एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वाक्य को जो हम कंप्लीट करेंगे प्यारे दोस्तों, एक तो करेंगे वाक्य के भेद के रूप में, वाक्य के भेद। दूसरा जो कंप्लीट करेंगे प्यारे दोस्तों हम वाक्य के अंग भाग। तीसरा वाक्य का सेक्शन है वाक्य के अवयव या तत्व, वाक्य के अंग वाक्य। इसके बाद शुद्ध व अशुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध वाक्य। और इसके बाद रिक्त स्थान वाले वाक्य, रिक्त स्थान वाले वाक्य। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी परीक्षा में इन सब का जो रोल रहना है 2 से लेके 4% अकेले वाक्य के, 2 से लेके 4% अकेले वाक्य के होंगे। क्लियर? आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, क्योंकि थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम थी इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है, अगर आवाज क्लियर है, ठीक है, और आपको सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी 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 वेरी गुड। निपात है, विकारी शब्द होते हैं, सर्वनाम विकारी होते हैं, यही अंतर है विनय शर्मा। निजवाचक सर्वनाम में आप किसका प्रयोग करते हो? जब आपका प्रयोग अपने लिए करोगे तो आप क्या बन जाएगा? निजवाचक बन जाएगा। आप खाऊंगा, आप पीऊंगा, आप चला जाऊंगा, आप कपड़े दूंगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम है। और निपात क्या है? निपात अविकारी शब्द है। सर्वनाम किसके अंदर आते हैं? विकारी के अंदर। सर्वनाम बदल जाते हैं लिंग वचन काल कारक में, ठीक है, उसमें हम जब प्रयोग करते हैं आपने, आपको, आपसे, तो वो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो ये निपात शब्द होते हैं, ही, तो, भी, इनको, तक, तो तक का आप तक ही नहीं बना सकते, तक ही नहीं बना सकते, तो को नहीं बदल सकते, अंतर है। धन्यवाद ओम सिंह, थैंक यू। आप खुश रहो और जल्दी आपकी सरकारी नौकरी लगे। सर जी मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, अच्छी बात है। नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। जी जी, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है राहुल जी। देखो नोट्स आप बनाओ, ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके के, ठीक है, वो तो आएंगे आपके काम, ठीक है। इसके साथ बाकी जो मैथ का कॉन्सेप्ट है उसको करो प्रैक्टिस, अभ्यास जितना करोगे, रीजनिंग में जितना ज्यादा लॉजिक लगाओगे, और हिंदी को जितना सीक्वेंस में पढ़ोगे और ध्यान से सुनोगे, बाकी नोट्स की आवश्यकता आपको कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां आपके डाउट्स हो, डाउट्स को क्लियर करें। तो हम इस वाक्य वाले टॉपिक को 5 अलग अलग सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वाक्य क्या है जी। ये है आपका यहाँ पर वर्ण, कै, मैं और दे। ये क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। ये कहलाया आपका शब्द, ये कहलाया आपका ये कहलाया आपका पद। और ये कहलाया आपका वाक्य।
ये क्या कहलाया आपका वाक्य। बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जब तक अलग अलग है तब तक ये वर्ण है। जब इनको हम एक साथ ले आए समूह के रूप में और उसका कोई मीनिंग बन जाए, अर्थात वो सार्थक शब्द बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका शब्द। और जब हम शब्दों का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ में करें, जब शब्दों का प्रयोग विभक्ति के साथ करें, तो वो बन जाते हैं आपके पद। और इन्हीं पदों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। लेकिन ये अपने आप में इतना कहना यहाँ पे प्यारे दोस्तों कंप्लीट वाक्य को नहीं करता है, क्योंकि हम अगर कमल जल में खिलता है, ये बात अपने आप में सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है? पदों के अंदर सार्थकता है, पदों के अंदर क्रमबद्धता है, स्पष्टता है, इसलिए ये अपने आप में क्या कहलाया? शुद्ध वाक्य कहलाया। ये क्या कहलाया? आपका शुद्ध वाक्य कहलाया। लेकिन अगर मैं कहूं कि रावण ने राम को मारा है, ठीक है, तो ये अपने आप में पदों का समूह तो ये भी है, रावण ने राम को बाण से मारा, बाण से मारा। अब ये पदों का समूह तो है, लेकिन ये अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें रावण के स्थान पर राम और राम के स्थान पर रावण का प्रयोग किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है? क्रमबद्धता नहीं है। और जब क्रमबद्धता नहीं है तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। तो केवल ये कह देना कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, ये बात ठीक है। शब्दों का सार्थक समूह पद है, ये भी बात ठीक है। लेकिन पदों का सार्थक समूह वाक्य है, ये परिभाषा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पदों का समूह तो ये भी है, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदों के बीच में जो हमारे तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, वो जब तक नहीं होंगे वाक्य में, तब तक वो वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी जी वाक्य की परिभाषा। ठीक है, वर्ण किसे कह रहे हैं? जिसके खंड टुकड़े ना किए जाए। शब्द किसे कह रहे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। पद किसे कहते हैं? जब हम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग करें, जब शब्दों के साथ विभक्ति का प्रयोग करें। का हमें बताता है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर ले तो वो शब्द नहीं रहते बल्कि पद बन जाते हैं। और पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और इसके बाद में फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाक्य के अवयव। अवयव मतलब एलिमेंट। वाक्य के अवयव या तत्व। जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिस प्रकार पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ऐसे वाक्य 6 तत्वों से मिलकर बनता है। और वो जो 6 तत्व है उनमें एक है हमारी योग्यता। पदों के बीच योग्यता होना चाहिए, पदों के बीच में क्रमबद्धता होनी चाहिए, पदों के बीच में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद में पदों के बीच में स्पष्टता होनी चाहिए। इसके बाद पदों के बीच में सन्निधि होनी चाहिए, सन्निधि। और इसके बाद में पदों के बीच में अन्वय भी होना चाहिए। जब तक ये 6 तत्व नहीं होंगे तब तक कोई वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध है। और इसकी अशुद्धि का कारण है यहाँ पे योग्यता, क्रमबद्धता। हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, ये भी वाक्य अशुद्ध है। और इसमें अशुद्धि का कारण है क्रमबद्धता। खाता है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, आम खाता है कि अमरूद खाता है,
या फिर पंजाब नेशनल बैंक का खाता है या स्टेट बैंक का खाता है। अश्वत्थामा मारा गया, इसमें भी स्पष्टता नहीं है। सन्निधि क्या है? सन्निधि राम ने रावण को बाण से मारा था। इसमें क्या है? पदों का पास पास नहीं है। यहाँ पर जो गैप है वो गैप इतना है, यहाँ पे इससे ज्यादा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। पदों के बीच में समान गैप नहीं है, पदों के बीच में सन्निधि नहीं है, इसीलिए ये भी वाक्य अशुद्ध है। अन्वय, अन्वय क्या होता है जी? अन्वय होता है जाता है स्कूल वह। तो यहाँ पे जिस पद को जहां आना था वो वहां पे नहीं है, इसी वजह से ये वाक्य भी अशुद्ध है। तो यहाँ पे 6 वाक्य लिखे गए और 6 के 6 वाक्य अशुद्ध है अर्थात गलत है। आपसे ये पूछेगा कि दिए गए वाक्य में अशुद्धि का कारण बताओ, और आपके पास ऑप्शंस होंगे इन 6 में से 4। वो कहेगा अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध है। लेकिन अशुद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन 1 योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सन्निधि। तो आप कहोगे अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है, अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है, अग्नि में जलाने की योग्यता है, इसीलिए पदों के बीच में योग्यता न होने की वजह से यह वाक्य अशुद्ध है। क्लियर? इसके बाद हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया है। तो यहाँ पर हाथियों के स्थान पर घोड़ों का प्रयोग, ये जो हाथियों के स्थान पर घोड़ों का प्रयोग और घोड़े के स्थान पर हाथियों का जो ये प्रयोग किया गया, इसी की वजह से इसकी क्रमबद्धता नहीं बनी। अगर प्यारे दोस्तों घोड़े लंगड़े भी होंगे, 3 पैर वाले भी होंगे, वो कभी भी हाथियों से नहीं हार सकते, क्योंकि हाथी एक भारी भरकम विशालकाय जानवर है और वो हाथियों घोड़ों के मुकाबले दौड़ नहीं सकता है। और यहाँ तो पछाड़ने की बात हो रही है। पछाड़ने का मतलब ये हाथी 4 किलोमीटर आगे और घोड़े 4 किलोमीटर पीछे। तो यहाँ पदों के बीच में क्रमबद्धता नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? अच्छा 2 3 4 5, हाँ एक रह गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको। थैंक यू भाई जिसने याद दिलाया। ये आपका 4th है, ये आपका 5th है और एक आपका रह गया 6। योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सन्निधि। ठीक है जी, सन्निधि, अन्वय। एक है आकांक्षा। क्या है जी? आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा है राजा दशरथ के 4 थे। अब राजा दशरथ के 4 क्या थे? इनको एक आकांक्षा है, एक देखिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्पष्टता, खाता है। अब आप कहोगे आम खाता है, अमरूद खाता है, रोटी खाता है, ब्रेड खाता है। मैं कहूँगा नहीं, पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, SBI का खाता है, यूनियन बैंक का खाता है, केनरा बैंक का खाता है। अब ये खाता है अकाउंट की सेंस में प्रयोग आया या खाने की क्रिया के लिए आया, इसमें क्लियरिटी नहीं है। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर के द्वारा बोला गया अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो अश्वत्थामा हाथी है या अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसमें क्लियरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से प्यारे दोस्तों स्पष्टता न होने की वजह से द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और फिर द्रोणाचार्य का वध हो गया। तो यानी कि इन दोनों सेंटेंसों में स्पष्टता नहीं थी कि यहाँ खाता है किस सेंस में प्रयोग हुआ, ठीक है, और अश्वत्थामा हाथी या फिर द्रोणाचार्य का पुत्र, इसमें भी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों वाक्य शुद्ध हो गए। सन्निधि, राम ने रावण को मारा है। अगर मैं आज कहूँ राम ने और कल आके कहूँ कि रावण को मारा था, तो आप इसको वाक्य नहीं मानोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप बीच में आ गया, बहुत ज्यादा समय आपने ले लिया। तो बोलते और लिखते समय पदों का साथ साथ प्रयोग करना, पदों का परस्पर अत्यंत निकटता के साथ प्रयोग करना सन्निधि कहलाता है। सन्निधि शब्द का अर्थ होता है अत्यंत निकट।
तो जिस तरीके से हमने पदों के बीच में यहाँ समान गैप रखा है, यहाँ पे भी हमने इसमें सन्निधि तो है लेकिन इसमें क्रमबद्धता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहीं पे दूरी कम कहीं पे ज्यादा है, सन्निधि न होने की वजह से ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अन्वय, जाता है स्कूल वह, जबकि क्या होना चाहिए था, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ अन्वय नहीं है, संज्ञा का संज्ञा के स्थान पे, क्रिया का क्रिया के स्थान पे होना अन्वय कहलाता है। आकांक्षा क्या है, यहाँ आकांक्षा है राजा दशरथ के 4 थे, अब 4 महल थे, 4 हाथी थे, 4 घोड़े थे, तो यहाँ जो शब्द आएगा उस शब्द की आकांक्षा है, और वो क्या है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यानी कि जब तक ये पुत्र इस सेंटेंस को नहीं मिलेगा तब तक इसकी आकांक्षा पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। इसीलिए अपने आप में क्या कहलाया, राजा दशरथ के 4 थे, ये अशुद्ध वाक्य है, और इस आकांक्षा इसको किसकी है, पुत्र की है। आकांक्षा कहते हैं इच्छा को, अन्वय कहते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया कर्म का अपने स्थान पे होना, सन्निधि कहते हैं पदों का पास पास में होना, स्पष्टता कहते हैं पदों के बीच में क्लियरिटी होना, क्रमबद्धता कहते हैं सही सीक्वेंस में रहना, योग्यता कहते हैं पदों के बीच के अंदर उसकी कैपेसिटी के आधार पे, उसके धर्म उसके गुण के आधार पर ही शब्दों का प्रयोग होना। अग्नि का धर्म जलाना है, सींचना नहीं है, पानी का धर्म सींचना है, तो क्या है, यहाँ जल से पौधे सींचे जाते हैं, पानी से पौधे सींचे जाते हैं, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। घोड़ों ने हाथियों को दौड़ में पछाड़ दिया, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वह अमरूद खाता है, तो ये खाता है, तो वह अमरूद खाता है, जब अमरूद शब्द हम इसके साथ प्रयोग कर लेंगे तो ये क्रिया बनेगा। अदरवाइज ये खाता क्रिया है या फिर पंजाब नेशनल बैंक के खाते के रूप में आया है, इसमें क्लियरिटी नहीं बनेगी। तो ये थे वाक्य के अवयव और तत्व। हमारा शरीर बनता है पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से, अर्थात जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार वाक्य भी 6 तत्वों से मिलकर बनता है। जब तक वे 6 तत्व उसके अंदर नहीं होंगे तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा क्या है, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। पानी किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। उसके 2 तत्व है, ऐसे वाक्य के जो तत्व है वो कितने हो गए प्यारे दोस्तों, 6। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे हम यहाँ पर ये वाला वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के अंग और भाग कितने हैं, 2 है जी। एक होता है जी वाक्य का अंग उद्देश्य है, क्या होगा, वाक्य का अंग उद्देश्य होगा जी, ठीक है। दूसरा होगा आपका विधेय, और फिर हम एक प्रयोग करेंगे उद्देश्य का विस्तार, और एक करेंगे विधेय का विस्तार। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त जो उद्देश्य है वो क्या है, क्रिया। वाक्य में कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला कर्ता, उद्देश्य, ठीक है। जो क्रिया संपन्न हो या कर्ता जिस क्रिया को करता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कर्ता आपका उद्देश्य है, क्रिया आपकी विधेय है। कर्ता के साथ प्रयुक्त शब्द, कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएंगे जी, उद्देश्य का विस्तार। क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द, क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएंगे, आपका विधेय का विस्तार। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो जो कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं वो उद्देश्य का विस्तार है, जो विधेय के लिए, जो क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाएगा, आपका विधेय का विस्तार। तो एक तो आपकी थी वाक्य की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन बना आपका यहाँ
ये तो वाक्य की परिभाषा से संबंधित था। एक क्वेश्चन तो आपका ये बना। दूसरा क्वेश्चन से बना प्यार दोस्तों आपका वाक्य के अंग से, सॉरी वाक्य के अवयव से, और तीसरा बना वाक्य के अंग से। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, इसमें वो सेंटेंस देगा आपको इस तरीके से, और वो पूछेगा कि इसमें उद्देश्य विधेय बताइए, कौन सा उद्देश्य है कौन सा विधेय, कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। वह स्कूल जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें उद्देश्य और विधेय बताइए, तो आप क्या कहोगे, वह इसमें करता है, और सेंटेंस में कर्ता को कर्ता ना कह के उद्देश्य कहेंगे। जाता है इसमें क्रिया है, और क्रिया को क्रिया ना कह के सेंटेंस में विधेय कहेंगे। स्कूल चूंकि क्रिया के लिए आया है, जा कहाँ रहा है स्कूल, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विधेय का विस्तार। इसको क्या कहेंगे, विधेय का विस्तार कहेंगे। और इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। फिर ये पूछा जाता है कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस क्या है जी, घोड़ा गाड़ी खींचता है, तो घोड़ा गाड़ी खींचता है, फिर इसमें पूछेगा आपसे इसमें घोड़ा क्या है, इसमें घोड़ा है आपका उद्देश्य, इसमें घोड़ा क्या है उद्देश्य, और खींचता है क्या है आपका विधेय, खींचता है क्या है आपका विधेय। और ये गाड़ी क्या है आपका, ये गाड़ी है आपका विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, एक उद्देश्य है और एक इसमें क्या है विधेय। तो इस तरीके से वो आपसे पूछेगा। और जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो तो प्यारे दोस्तों वो सरल वाक्य कहलाते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य हैं। एक पंथ दो काज कर रहे हैं, सरल वाक्य का ही दूसरा नाम साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस भी होता है। एक पंथ दो काज, हम सरल वाक्य भी पढ़ रहे हैं, हम वाक्य के अंगों के बारे में भी जान रहे हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य कर्ता वाला भाग और दूसरा होता है विधेय क्रिया वाला भाग। ठीक है, तो कर्ता के लिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उद्देश्य का विस्तार, क्रिया के लिए जो हम शब्द प्रयुक्त करेंगे वो कहलाएंगे आपके विधेय का विस्तार। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक अगर चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। इसके बाद समझिए इस माता पिता पार्क में बैठे हैं, माता पिता पार्क में बैठे हैं। तो यहाँ माता पिता क्या है जी, आपके दो उद्देश्य है, एक माता दूसरा पिता। बैठे हैं क्या है, एक क्रिया है, तो इसीलिए क्रिया है तो क्या कहलाएगा विधेय। तो पार्क में क्या है आपका विधेय का विस्तार है, विधेय का विस्तार क्या है जी आपका, विधेय का विस्तार पार्क में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो उद्देश्य हैं और एक आपका क्या है विधेय, और पार्क में क्या है आपका विधेय का विस्तार है। ठीक है, पार्क में क्या है आपका विधेय का विस्तार है। इसके बाद फोर्थ क्या है जी आपका बेटा
जी। फोर्थ क्या है जी आपका? राम, श्याम, मोहन, सोवन, गीता, बबीता, कविता, सुनीता। सुनीता परस्पर परस्पर खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, खाते पीते, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जी कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो प्यारे दोस्तों, जहां आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जहां एक उद्देश्य एक विधेय होता है सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य साधारण वाक्य, जहां दो उद्देश्य एक विधेय वो भी क्या कहलाता है आपका? सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य। अगर दो उद्देश्य दो विधेय हो तो भी सरल वाक्य, और जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो वो भी कहलाता है सरल वाक्य। यानी कि सरल वाक्य की पहचान हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर करेंगे। तो एक तो ये सरल वाक्य है, एक क्वेश्चन बना। सरल वाक्य एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य हो, जरूरी नहीं है मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा और यहां तक लिखता चला जाऊंगा तो भी वो सरल वाक्य ही रहेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो इसके अंतर्गत क्या है प्यारे दोस्तों? आपके 8 उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्य हो गए? करता है इसके अंदर 8। फिर विधेय कितने हैं? तो बच्चे गलती क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 विधेय बताएंगे, जो कि गलत है। तो ये अपने आप में क्या है? संयुक्त क्रिया है। खेलना कूदना, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त, संयुक्त क्रिया। पढ़ना लिखना एक साथ शुरू एक साथ समाप्त, खाना पीना एक साथ शुरू एक साथ समाप्त। तो ये अपने आप में 8 उद्देश्य और 3 विधेय हैं। तो वो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाक्य बताइए सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। दूसरा पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, तब आपका हो गए सरल वाक्य है, इसमें 8 उद्देश्य और 3 विधेय हैं। क्योंकि जब भी दो क्रियाओं के बीच में हाइपन लगा होता है, जब भी दो क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो समझ लेना कि वो दोनों क्रिया एक ही है और उस क्रिया का नाम है संयुक्त क्रिया। अब इसमें जो ये परस्पर है, तो परस्पर यहाँ राम और श्याम तो चिपक नहीं रहे हैं, तो ये परस्पर किसके साथ है? क्रिया के साथ है। इसीलिए इसको कहेंगे हम विधेय का विस्तार। तो ये क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार कहलाएगा। इसके बाद में फिर यहाँ 5वां सेंटेंस क्या है? सुंदर भारत का सपना देखने वाले, सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु, नेता व साधु आजकल, सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। तो आपको बताना है इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है। ये सरल वाक्य मिश्र है या संयुक्त है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक तो नेता और साधु, इसके अंदर 2 उद्देश्य है अर्थात इसके अंदर 2 कर्ता है। ठीक है, यहाँ पड़े हैं, ये अपने आप में आपका क्या है? एक विधेय है। ये क्या है आपका? एक विधेय है। ये आजकल जेल में, यहां से लेके यहां तक आजकल जेल में, ये आपका विधेय का विस्तार है। ये क्या है आपका? विधेय का विस्तार है। और जो कर्ता के लिए शब्द आए हैं
वो कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके ये है, सुंदर भारत का सपना देखने वाले। ये सुंदर भारत का सपना कौन देख रहे थे? नेता और साधु। तो ये शब्द किसके लिए आए हैं? सुंदर भारत का सपना देखने वाले, उद्देश्य अर्थात कर्ता के। तो इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे उद्देश्य का विस्तार। ये क्या कहलाएंगे आपके? उद्देश्य का विस्तार। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे? सर जी सपना देखना भी तो क्रिया है। सपना देखना अर्धचेतन अवस्था में होता है। आप कभी भी जाग के सपने नहीं देखते हो, कल्पना तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप सोते हो तो उस समय वो स्थिति आपकी अर्धचेतन होती है। अर्धचेतन अवस्था में किया गया कोई भी कार्य क्रिया के अंदर नहीं आता है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आप जो कह रहे हो, बोल रहे हो, ये पूरे होश हवास में बोल रहे हो। तो वहां होश हवास का मतलब ये है कि कहीं आपको किसी ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सपना देखना क्रिया नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे शब्द फिर किसके लिए आगे? कर्ता के लिए। क्लियर? तो ये थे जी आपके वाक्य के आपके अंग। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? अब आपने पढ़ा प्यारे दोस्तों यहाँ पर इनको वाक्य के अंग आपने कंप्लीट कर लिए, उद्देश्य और विधेय। इसी के आधार पे आप सरल वाक्य को पहचानोगे। वाक्य के अंग कितने होते हैं? भाग, 2 भाग होते हैं। वाक्य के अवयव कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आपने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन। अब हम चलेंगे इस वाले सेक्शन की ओर। वाक्य के भेद महत्वपूर्ण है, और वाक्य के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 2, एक रचना के आधार पे और दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर। अब हमें ये वाला अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, वाक्य के भेद। इनके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा आपने ली, वाक्य के अंग और अवयव आपने पढ़े हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा सेक्शन, और वो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 3 मान के आते हैं, वहां 3 बनाते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। यहाँ वाक्य के भेद पूछ रहा है, वो प्यारे दोस्तों रचना के आधार पर, रचना या संरचना, रचना या संरचना, रचना या संरचना के, रचना या संरचना के, संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 3। ठीक है जी। उन 3 में कौन कौन सा आएगा? उन 3 में एक आता है हमारा सरल वाक्य। क्या आएगा? एक सरल वाक्य। दूसरा जो है वो आएगा मिश्र वाक्य। दूसरा क्या आएगा? मिश्र वाक्य आएगा दूसरा। तीसरा जो है वो आएगा आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है आपका? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम जो होता है, सरल वाक्य का दूसरा नाम होता है साधारण वाक्य। इसको क्या कहेंगे हम? साधारण वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है? जटिल वाक्य। तो वो आपसे कुछ भी पूछे, वो साधारण वाक्य कहे, मिश्रित वाक्य कहे या जटिल वाक्य कहे, तो वो बात किसकी कर रहा है? जब साधारण वाक्य कह रहा है, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित, संयुक्त या फिर जटिल वाक्य। इसके बाद दूसरा जो भेद होता है हमारा, वो होता है अर्थ के आधार पर। दूसरा भेद क्या है हमारा? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वे होते हैं 8।
इन 8 वेदों में से एक वेद होता है हमारा यहाँ विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य। दूसरा वेद होता है हमारा निषेधात्मक वाक्य। क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है। इसके बाद तीसरा वेद होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। फोर्थ होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। और फिफ्थ होता है, आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। और सिक्स होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। सेवंथ होता है संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। और एट होता है विषम्य, विषम्य, विषम्य बोधक, विषम्य बोधक वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी का दूसरा नाम जो होता है दोस्तों, विधानवाचक का दूसरा नाम होता है आपका सकारात्मक वाक्य। इसको क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। निषेधात्मक का दूसरा नाम जो होता है वो नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। इसके बाद संकेतवाचक का दूसरा नाम होता है संबंधवाचक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य। इसके बाद विषम्य का दूसरा नाम होता है संबोधन बोधक, संबोधन बोधक वाक्य। आपको ये ध्यान रखना है, वाचक का अर्थ होता है कहना। इसमें जो वाचक है, जो विधान को बताता हो, जो विधान को कहता है, वो क्या कहलाता है? वाचक। और बोधक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। तो इसमें एक कॉमन शब्द प्रयोग हमने किया है वाचक का, और दूसरा प्रयोग किया है बोधक का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बोधक का अर्थ बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। वाचक का अर्थ कहने वाला और बोलने वाला। वाचक का अर्थ क्या है? कहने वाला और बोलने वाला। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? इन 8 को छोड़ के जो भी आ जाए वो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद है? इन 8 में से जो भी ऑप्शंस में आ जाए वो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर है प्यारे दोस्तों आपका 3। निम्न में से कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। निम्न में से कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? यहाँ पे सरल, मिश्र और संयुक्त को छोड़ के जो आ जाए वो प्यारे दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य के जो भेद हैं, वाक्य के जो प्रकार है वो केवल 2 ही हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 90% बच्चे इसका आंसर 3 देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ये वाक्य का भेद पूछ रहा है, ये रचना और संरचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं पूछा है। वो कह रहा है वाक्य के भेद कितने और आप बताते हो 3, सरल, मिश्र और संयुक्त। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। वाक्य के अंदर अब तक भी जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सारे बच्चे एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं। कमेंट क्या है? सर जी ये क्लास सुबह की हो रही है कि शाम की हो रही है? सर जी ये क्लास लाइव है कि रिकॉर्डिंग है? सर जी मूल विधि की क्लास कब शुरू होगी? ठीक है गुरु जी, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे?
तो कुल मिला के ये है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, उससे पता ये चल रहा है कि आपके अंदर जो एक ग्रेजुएशन लेवल पे तैयारी करने का जो बच्चे के अंदर एक मादा होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, आप उससे अभी बहुत दूर चल रहे हो। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, देखो हम और आप लोग मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत है सरकारी नौकरी के लिए। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं मिली और हमने ये तमाम घंटे अपने ऐसे बिता दिए, मेहनत भी की और सफलता मिले नहीं, तो फिर इसका मतलब उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। किसान अगर खेती करे, दिन रात मेहनत करे, दोपहर में जाके खेत की जो है वो निराई गुड़ाई करे, पानी दे उसमें, रात को, दिन में बिजली नहीं आती, रात को बिजली आती है, रात को जाके पानी दे, और उसके बाद उसको सही समय पे ना काटे, ठीक है, तो इसका मतलब फिर उसने जो मेहनत की है वो सब उसकी बर्बाद गई। तो जब मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलना चाहिए, और वो मिलेगा तब जब आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर एकाग्रता होगी। स्टूडेंट के दो ही काम होते हैं, दो गुण होते हैं, एक सामान्य आदमी में, एक सामान्य विद्यार्थी में, और एक अच्छे स्टूडेंट के अंतर्गत यही भिन्नता होती है कि उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर एकाग्रता होती है। जब वो किसी काम में इन्वॉल्व होगा तो वो अपना बेस्ट देगा, तो वो उसको एकाग्रता कह रहे हैं। जब वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, जब उसका सारा ध्यान है, उसकी पांचों इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उस पे लक्ष्य पे टारगेट करके वो उस काम को कर रहा है, तो वहां से रिजल्ट जरूर आता है। लेकिन आप लोग पता नहीं किस किस तरह के कमेंट यहाँ कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक चल रहा है वाक्य का, ये तो इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका डाउट होगा तो आपको वो पूछना था। मूल विधि की क्लास कब चलेगी सर? ठीक है, ये सर जी रिकॉर्डिंग क्लास है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलो ये रिकॉर्डिंग ही चलती, ठीक है, आज 10 तारीख नहीं है और अभी 8:45 नहीं हुए, मान के चल लेते हैं, लेकिन सीखने वाला बच्चा तो रिकॉर्डिंग से भी सीख लेगा। लेकिन आपके अंतर्गत तो ऐसी भगवान ने शक्ति दे दी कि आप सूंघ के बता सकते हो कि ये लाइव चल रही है और ये रिकॉर्डिंग चल रही है। पढ़ाई के अलावा आपसे कुछ भी करा ले तो सारे काम आपके लिए आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे सीरियस रहिए, मैं केवल आपको ये कह रहा हूं कि जब आप इस सरस्वती की आराधना में हों, जब आप इस पढ़ाई में हों, तो आपको सात्विक रहना पड़ेगा। अगर आप सात्विक नहीं रहोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, ठीक है, एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ोगे, तो ये पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। और ऐसे लाखों बच्चे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत किए थे और बहुत कुछ उनको आता भी है, लेकिन आज तक वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। उसके बस दो ही रीजन है, एक तो सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, और दूसरा पढ़ाई के साथ सात्विकता। सरस्वती की आराधना के दौरान दिमाग में उलूल जुलूल बहुत सारी खुर्राफाती चीजें जो चल रही है, तो उससे सरस्वती की मेहरबानी आपके ऊपर कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप सोचो, मंदिर में गए पूजा करने और पड़ोसी का आप नुकसान चाह रहे हो कि उनका जो है शादी ना हो उनके बच्चे की, ठीक है, उनकी लड़की की शादी ऐसी जगह हो जाए, ठीक है, कि उनके नाक में वो दम कर दे। तो ऐसे विचार लेके अगर मंदिर में पूजा करोगे तो स्वाभाविक बात है कि भगवान ने उस भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे सरस्वती की जब आप आराधना करोगे, आपको पढ़ने का मौका मिला। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट है बेचारों के पास पैसा नहीं है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि घर का काम करना पड़ रहा है, खेत का काम करना पड़ रहा है, गरीब लोग है शहर में, पढ़ना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप मस्ता चुके हो। तो वही कारण है कि ये जो चीजें चल रही है ना, इसका अगर फल नहीं मिला तो हमें भी दुख होगा, क्योंकि हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है वो आप हो, और जब आप ही सफल नहीं होगे तो फिर हम भी सफल नहीं होंगे। तो इसीलिए नौकरी में कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, इसमें बड़ा रोल तो बच्चों का ही होता है, लेकिन उसके बाद जो किसी का नंबर आता है उसको क्रेडिट देने का, या उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस पर लांछन लगाने का, फिर वो दूसरा टीचर ही बचता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, रोज रोज पढ़ना, रोज रोज पढ़ाना जरूरी नहीं है, लेकिन सही रास्ते पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, सरल वाक्य आपका कंप्लीट हो गया है। सरल वाक्य कंप्लीट कैसे हो गया? अभी आपने पढ़ा है वाक्य के अंग में, क्या पढ़ा है? जहां एक उद्देश्य, जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जहां एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। दूसरा, जहां दो उद्देश्य मतलब दो कर्ता, एक या दो विधेय,
एक या दो विधेय, एक क्रिया हो या दो क्रिया हो, वो भी सरल वाक्य। जहां अनेक उद्देश्य, जहां अनेक उद्देश्य, अनेक उद्देश्य, जहां अनेक उद्देश्य ठंडा दूध गर्म नहीं है, बस है रोज गर्म चेंज हो रहा है, पानी भी गर्म नहीं देना है, हमने बोले था गर्म देते। अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, ये भी क्या कहलाता है? सरल वाक्य। तो जहां एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य। दो कर्ता एक या दो क्रिया, सरल वाक्य। अनेक कर्ता अनेक क्रिया, चार कर्ता चार क्रिया, दो कर्ता 10 क्रिया, एनीथिंग, कोई भी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय होंगे, ठीक है। ये सॉरी, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, वो भी क्या कहलाया? आपका सरल वाक्य। अब इसके एग्जाम्पल कहाँ है जी? इसके एग्जाम्पल ये रहे 5। वह स्कूल जाता है, सरल वाक्य। घोड़ा गाड़ी खींचता है, सरल वाक्य, ठीक है जी। माता पिता पार्क में बैठे हैं, सरल वाक्य। राम श्याम मोहन सुमन गीता बबीता कविता सुनीता परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते, सरल वाक्य, ठीक है। इसके बाद में सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं, सरल वाक्य। तो ये सारे के सारे क्या हो गए जी? एक पंथ दो काज, ठीक है। वाक्य के अंग भी और सरल वाक्य भी आपने पढ़ ली। अब बारी किसकी है जी? अब बारी है हमारी इस नंबर की। ये क्या है जी? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर क्या है, उसको एक सेंटेंस के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रचना के आधार पे वाक्य के भेद, और उसमें से बारी है हमारी मिश्र वाक्य की। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ही रचना के आधार पर वाक्य के भेद वो कितने होते हैं? 3। कैसे है जी? एक है आपका सरल वाक्य। क्या है जी सरल वाक्य? सूरज निकला, अंधेरा भाग। दूसरा क्या है आपका? मिश्र वाक्य। कैसे बनेगा जी मिश्र वाक्य? सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग। इसके बाद क्या है जी आपका? संयुक्त वाक्य। सूरज निकला और अंधेरा भागा। मैंने जानबूझ के कॉमन शब्दों का प्रयोग किया ताकि आप इन तीनों के अंतर को समझ पाओ, ठीक है जी। इसमें मैंने किसका प्रयोग किया? अल्प विराम। यहाँ इसलिए, यहाँ और, तो जहां और आएगा तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि सूरज निकला और अंधेरा भागा दो अलग अलग वाक्य है। तो जो दो अलग अलग वाक्य को और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ता हो और उसमें क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड ना हो,
तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। और जहां क्रिया डिपेंड हो, यहां भागना निकलने पर डिपेंड है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, कारण बता रहा है। यहां क्रिया डिपेंड है, यहां क्रिया पूरक है। तो जहां क्रिया एक दूसरे की पूरक होगी और जहां क्रिया आश्रित होगी, निर्भर होगी, तो क्रिया आश्रित है, निर्भर है, मिश्र वाक्य, और क्रिया पूरक है तो संयुक्त वाक्य। ठीक है। सूरज निकला कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, न तो क्रिया डिपेंड है, तो ये दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग होगी। तो ये आपका सरल वाक्य था। क्रिया इसमें भी दो थी, क्रिया इसमें भी दो थी, क्रिया इसमें भी दो थी, लेकिन यहाँ क्रिया एक दूसरे के पूरक बनी और का प्रयोग होने से। यहाँ क्रिया एक दूसरे से डिपेंड हुई। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, अंधेरा भागना सूरज के निकलने पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है, तो इसीलिए ये मिश्र वाक्य कहलाया। तो जहां सेंटेंस में दो क्रिया हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर हो, आश्रित हो, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। और जहां क्रिया डिपेंड ना हो, एक दूसरे की पूरक हो, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया से अपने संबंध को प्रकट करती हो, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। और जहां क्रियाओं का आपस में कोई भी संबंध ना हो, तो वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? सरल वाक्य। तो अल्प विराम आता है तो सरल वाक्य, इसलिए आता है तो मिश्र वाक्य, और आता है दो क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, तो वो कहलाता है आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा, यहाँ पे घंटी बजी, छात्र छात्राएं सभी छात्र छात्रा कमरे से बाहर आ गए। दूसरा, घंटी बजी इसलिए सभी छात्र छात्रा कमरे से बाहर आ गए। तीसरा, घंटी बजी और सभी छात्र छात्रा कमरे से बाहर आ गए। आपको बताना है कौन सा वाक्य सरल है। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो, मिश्र वाक्य को संयुक्त में बदलो, संयुक्त को सरल में बदलो। इनको तीनों को वो आपस में चेंज भी करवाएगा। सरल को मिश्र में, सरल को संयुक्त में, मिश्र को सरल और संयुक्त में, संयुक्त को सरल और मिश्र वाक्य में परिवर्तन करो। समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है जी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें से बताना है आपको कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा मिश्र है और कौन सा संयुक्त है। तो इसमें से जो पहले वाला वाक्य है, ये वाक्य आपका सरल वाक्य है। ये दूसरे वाला वाक्य आपका मिश्र वाक्य, और ये तीसरे वाला वाक्य आपका संयुक्त वाक्य। लॉजिक हमारे पास क्या है? लॉजिक इसमें और है, इसमें इसलिए है, और इसमें अल्प विराम है। ठीक है। तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल दिया, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया।
सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल दिया, संयुक्त वाक्य को मिश्र और सरल वाक्य में बदल दिया। सेम शब्दों का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसों में आपको ये बताने की कोशिश हुई कि आप सरल वाक्य को मिश्र और संयुक्त में कैसे बदलोगे, और दूसरा इन तीनों में अंतर क्या होता है। यहां पे भी वही चीज है, घंटी बजी और सभी छात्र, ये जो पूरक हो गए, बाहर आना और घंटी का बजना डिपेंड नहीं है, इसमें पूरक है। यहां कह रहा घंटी बजी इसलिए आए, यहां कारण बता दिया, तो यहां कमरे से बाहर आना और घंटी का बजना एक दूसरे पर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया, आश्रित हो गया। और जहां दो क्रियाएं डिपेंड होगी, निर्भर होगी, आश्रित होगी, तो क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य। और जहां पूरक होगी क्रियाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़ना, एक क्रिया का दूसरी क्रिया से जुड़ना। क्लियर? चलो, यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद समझिए आप अपने मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य को। टाइम हो गया अभी है, कल करेंगे इसको, आज आपसे बात करेंगे। मेरा मन कर रहा है कि 5 मिनट में आपसे आपकी बात, आज 5 मिनट में सिर्फ आपकी सुनूंगा जी, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे बारे में, कोर्स के बारे में, ठीक है, या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हम 5 मिनट आपसे बात करेंगे। क्योंकि रोज पढ़ाई 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 चल रही है, तो ये चलती रहेगी, ठीक है। समय के साथ साथ आपके सारे टॉपिक होंगे और सारा कोर्स पूरा होगा, ठीक है जी। चलो जी, हाँ, तो मिश्र वाक्य के बारे में तमाम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे कमेंट नहीं देखते हो। सबके कमेंट देखते हैं विकास कुमार, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक साथ लाइव होते हैं और कमेंट की स्पीड रहती है तो भी हम पढ़ पाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई कमेंट ऐसा नहीं है जो हम पढ़ नहीं पाते हैं, बेशक हम कंटिन्यू पढ़ाई में बिजी रहे, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो रीजन क्या है, तो आपके पास पढ़ाई के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सबसे पहला आपका ये है कि पहले आप चीजों को समझो। जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ वो सारी की सारी चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लिखने पे फोकस करोगे ना, तो आपके पास चीजें वो नोट की हुई तो रह जाएगी, लेकिन उसके लॉजिक, उसका सीक्वेंस, उसकी समझ आपके पास नहीं होगी। हमारा ब्रेन जिस तरह से काम करता है उसको पहचानो। अगर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता लिखने को दे दी, नोट करने को दे दी, तो आप जिंदगी में कभी चीजों से फ्री नहीं हो पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अगर आपने पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता समझने पे दे दी और सेकेंडरी नोट करने पे दे दी, तो वो जो समझी हुई चीज है वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी लिख चुकी है, छप चुकी है, उसमें सेव हो चुकी है। आप ग्रेजुएशन लेवल की जब तैयारी कर रहे हो इस एज में आके, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका समझना। अगर आप 9th से लेकर 12th हो या 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए पहला काम है चीजों को नोट करना। क्योंकि आप अभी तक उस चीज से बाहर नहीं आ पाए हो। आप बाकी सब्जेक्ट में भी शायद ऐसा कर रहे होंगे, तो एक बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ने के जो तरीके हैं बच्चे के, वो अलग होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। डिग्री तो आप हासिल कर सकते हो इन तरीके से, लेकिन लाखों बच्चों में से अपनी सीट नहीं निकाल सकते। तो आपका सारा ध्यान, आपका सारा जोर, आपका सारा एफर्ट चीजों को नोट करने पे, चीजों को सेव करने पे है। जबकि आपका पहला प्राथमिकता, आपकी पहली प्राथमिकता, सारा फोकस होना चाहिए चीजों से फ्री होने, चीजों को समझने। उसके बाद जो चीज आपने समझी है, फिर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जैसे ही आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उसके बाद अपनी खुद की अवधारणा, आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तब आप उनको अपने नोट्स के रूप में लाओ। ये तरीका होता है। आप क्या करते हो, आप प्यारे दोस्तों सबसे पहले चीजों पे नोट करते हो, समझने का टाइम आपका निकल जाता है और फिर नोट करके आप पहुंच जाते हो प्रैक्टिस पे। अगर आप यहाँ पर ये जितने भी है ये खुद अपने आप में नोट्स हैं, और जब चूंकि ये क्लास आपके पास सेव है, मैंने यहाँ पे ये इतनी बार चीजें लिखी है, तो इसको आप कॉपी पे उतारने में आपको क्या मजा आएगा, मेरी समझ से बाहर है।
तो क्या जब मैंने बताया कि वाक्य में देखो जी हमें इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आपको वर्ण शब्द पद वाक्य के बारे में बताया है, तो आपके पेपर तक तो ये सारी चीज आपके पास सुरक्षित होगी। तो एक ही चीज को 4 जगह छापने की आदत है क्या आपको? जब आपके पास ये एक्सेस तब तक है जब तक आपका पेपर नहीं होता, या ये कह लो कि 1 साल तक है, तो इसी चीज को दोबारा से आपको रजिस्टर पे छापने में कौन सा मजा आ रहा है? यही सारी की सारी चीजें आपके पास पीडीएफ में भी है। आपके पास क्लास का एक्सेस तो है ही आपके पेपर तक, जहां आपको डाउट लगे खोल के दोबारा से उसमें से देख लो। आप इस टीचर की स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो। मेरी स्पीड ज्यादा है तो उसको प्यारे दोस्तों कम कर दो, आप स्पीडोमीटर लगा हुआ है। तो जब आपके पास स्पीड कम और ज्यादा करने का ऑप्शन है, जब बीच में कहीं डाउट आए, आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें सेव है, तो आप उस डाउट को क्लियर कर दो ना। टीचर ने क्या बोला है, टीचर ने क्या लिखा है, आप क्या कर रहे हो, जो मैं लिख रहा हूं उसी चीज को दोबारा से रजिस्टर पे भरने पे लगे हुए। और मैं कह रहा हूं ध्यान से रखना, आपने पहले भी आपने बहुत सारे रजिस्टर बनाए, आप रिवीजन नहीं कर पाए थे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था उतना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर उन सारी चीजों को आपको नहीं करना है। ठीक है, यूट्यूब की क्लास मैं ऑलरेडी लेता ही हूँ 9:30 बजे। अब आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको जाना है अपने प्रैक्टिस सेशन में। उस प्रैक्टिस सेशन में कुछ तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे जो ऑलरेडी को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। तो जब हम सीख कर उनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे भी क्वेश्चन सही बने हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपने हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को अपने सामने आप ले आए हो। प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि उसमें एक ही टॉपिक के बहुत सारे जो क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी है, वो सारी वैरायटी आ जाती है। अब आपने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया जिसमें टीचर का और आपका अपना खुद का एफर्ट्स था। तो जब आपने अपने एफर्ट्स लगाए, अपने थिंकिंग से आपने नया चीज सोचा, उसके आधार पे अपनी एक लैंग्वेज बन गई आपकी। अपनी उस भाषा में, अपनी उस लैंग्वेज में, अपने उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के आधार पे नोट्स बनाओ। नोट्स का बस एक ही काम होता है कि एग्जाम के दौरान कम समय में हम रिवीजन कर पाए, सारी चीज को दोबारा से ना पढ़ना पड़े। नोट्स का मतलब वो है, एग्जाम का भी आप तक कुछ पता नहीं है आपके, और उसके बाद आप रजिस्टर भरे जा रहे हो। तो पहला काम समझ बढ़ाना, दूसरा प्रैक्टिस करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो गई तो अपनी थ्योरी में, अपनी भाषा में, अपनी समझ के आधार पे उसके नोट्स बना के रख लेना। और ये चीजें अभी करने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको पीडीएफ और पीडीएफ के साथ साथ बाकी चीज दे रहा हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार।